गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन विजिबल है या नहीं। गुड मॉर्निंग, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर। यस सर। तो बेटे चैप्टर चल रहा है रॉयल्टी और उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली दो हमारी जो क्लासेस हुई है उसमें हमने किए हैं। ठीक है। और आज की क्लास में मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2019 के एग्जाम में आया था। मतलब कोविड से पहले लास्ट अटेम्प्ट जो ऑफलाइन हुआ था उस ऑफलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सिमिलर एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से देखना क्या बोलता है इसमें। कहता है 1 जनवरी 2015 को केसी लिमिटेड ने एक पीस ऑफ लैंड लीज पे लिया फ्रॉम जुक्कू लिमिटेड से। ठीक है। तो केसी लिमिटेड ने लीज पे लिया है, तो जो केसी लिमिटेड है वो हो जाएगा लेजी। ठीक है, ये जो केसी लिमिटेड है ये हो गया आपका लेजी। और जिसने लीज पे दिया है, किसने दिया है, जुग्गू लिमिटेड ने, तो ये हो गया आपका लेजर। ये लेजर हो गया। कह रहा कंडीशन क्या थी, 60 रुपये पर 60 रुपये पर टन का रॉयल्टी इसमें होगा अमाउंट। और मिनिमम रेंट 3 लाख रुपए का है अप टू 31 दिसंबर 2016 तक। उसके बाद ये 4 लाख रुपए हो जाएगा। अच्छा, तो जनवरी को लिया है उसने, तो जनवरी में 3 लाख रुपए का मिनिमम रेंट है। मतलब 2015 में 3 लाख का रेंट है। और साल 2016 में भी 3 लाख का मिनिमम रेंट होगा। उसके बाद 2016 में 4 लाख का हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट 2 years ओनली बट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 60,000 पर ईयर। शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल में रिकूव किया जा सकता है। इसका मतलब जो शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में अराइज होगी उसको सेकंड और थर्ड ईयर तक हमने उसको पूरी तरीके से फिनिश करना है। ऐसी जो सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग अकर होगी उसको थर्ड फोर्थ, मतलब फोर्थ तक आपने फिनिश करना है। लेकिन एक साल में हम 60,000 से ज्यादा की शॉर्ट वर्किंग रिकूव नहीं कर सकते। 60,000 हमारी मैक्सिमम लिमिट है। In the event of strike, the minimum rent would be taken pro rata on the basis of actual working days. कह रहा है अगर स्ट्राइक हो जाती है, अगर स्ट्राइक होती है तो मिनिमम रेंट एक्चुअल वर्किंग डेज के लिए लेना है बस। कहने का मतलब अगर साल में 12 महीने हैं और 12 महीने में से 3 महीने स्ट्राइक रहती है तो मिनिमम रेंट केवल 9 महीने का लिया जाएगा। क्योंकि 12 महीने में अगर 3 महीने स्ट्राइक रही, 3 महीने काम ही नहीं हुआ, एक्चुअल वर्क केवल 9 मंथ तक हुआ है, तो मिनिमम रेंट उस ईयर में 9 महीने का ही लिया जाएगा। 3 महीने का मिनिमम रेंट वेव्ड ऑफ किया जाएगा, माफ किया जाएगा अगर स्ट्राइक होती है तो। बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट, अगर लॉकआउट होता है, द लीज वुड इंजॉय कंसेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट फॉर द 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट। लेकिन अगर लॉकआउट होता है तो लॉकआउट के केस में 50% मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट वेव्ड ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब अगर साल में 12 महीने होते हैं और 12 में से 2 महीने अगर मान लीजिए लॉकआउट था, अगर 12 में से 2 महीने लॉकआउट था तो 2 महीने का निकाल दो 50%, कितना आ जाएगा, 1 महीना। इसका मतलब 1 महीने का जो मिनिमम रेंट है वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा। तो उस साल में आपको 10 ईयर प्लस 1 ईयर, सॉरी उस साल में आपको 10 मंथ प्लस 1 मंथ, 11 मंथ का आपको मिनिमम रेंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। जितने महीने का लॉकडाउन है उस पीरियड का आधा ही वेव्ड ऑफ हो रहा है, बाकी आधा आपको देना पड़ेगा। ऑल दो देर वॉज नो वर्क। स्ट्राइक के केस में जितने महीने का स्ट्राइक है वो पूरा पूरा रेंट आपका माफ हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। और लॉकआउट के केस में क्या हो रहा है, जितने पीरियड का लॉकआउट है उसका जो आधा है वो वेव्ड ऑफ किया जा रहा है। आगे कहता है इन एडिशन टू द अबव, केसी लिमिटेड हैज बिगन ग्रांटेड has been granted a right to receive cash subsidy equal to 50% of the unrecoupable short working by the government of India up to first 5 years of the lease। इसके अलावा केसी लिमिटेड को सरकार ने एक राइट दिया है कि जितनी शॉर्ट वर्किंग आप रिकूप नहीं कर पाओगे, मतलब जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकूपेबल होगी, मतलब लैप्स हो जाएगी, उसका 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। लेकिन ये सब्सिडी पहले 5 साल के लिए ही मिलेगी। अगर 5 साल के बाद मतलब 6 ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग लैप्स होती है उसके लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। द सेल्स एट द क्लोजिंग स्टॉक अप टू 2018-19 वर एज फॉलो। इसमें सेल्स गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अच्छा सर, हमें जो रॉयल्टी निकालनी है वो प्रोडक्शन के ऊपर निकालनी है कि कितना प्रोड्यूस हुआ।
तो इसके लिए हमें आउटपुट चाहिए, बट क्वेश्चन में हमें आउटपुट नहीं दिया। क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है और क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा बेटा ये क्वेश्चन है, और 10 मार्क्स का ये एग्जाम में आया हुआ है, ऑफलाइन एग्जाम में। अब तो एमसीक्यू है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऑनलाइन में ऐसे ही बन सकता है कि बताओ फर्स्ट ईयर में कितनी पेमेंट होगी, बताओ फर्स्ट ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड करोगे, बताओ सेकंड ईयर में कितना रिकूप हो गया, बताओ सेकंड ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग या एक्सेल वर्किंग है, बताओ सेकंड ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड होगी, बताओ सेकंड ईयर में क्या आपकी क्या नाम है कि मतलब पेमेंट होगी। अब तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2017-18, 17-18 में 3 महीने की स्ट्राइक थी, और 18-19 में 73 डेज का लॉकआउट था। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको केसी लिमिटेड की बुक में अकाउंट दिखानी है व्हेन द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो मैं मेरा तो प्लान यही है फिलहाल अभी, कि जिन बच्चों का पेपर का टाइम थोड़ा दूर है, मतलब कि दिसंबर में है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ, ये क्या चल रहा है आपका, अगस्त चला, अगस्त सितंबर, बाय द एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर 15 हम पहले सिलेबस पूरा कर लेंगे। उसके बाद आखिरी का जो 1 महीना होगा उसमें हम एमसीक्यू मोड में हमने प्रैक्टिस करनी है पूरा का पूरा। तो एक सेपरेट बुक मैं भी बना रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। तो जिनका दिसंबर अटेम्प या उसके बाद है उनको वो बुक भी मैं क्या नाम है दे दूंगा, और क्लास में ही उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, पर जिनका अक्टूबर अटेम्प है उन बच्चों को मैं सीधे बुक वगैरह दे दूंगा, वो घर में अपने आप अपने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि कुछ क्वेरी वगैरह आए तो उससे फिर वो पूछें। ओके, तो एग्जाम बोर्ड के में जैसे पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। चलो, तो हमें केसी लिमिटेड की बुक में अकाउंट बनाने हैं, और केसी लिमिटेड कौन है सर, ये इसमें हमारा लेजी है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मॉड्यूल में एक ऐसा ही क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें वर्किंग नोट की जरूरत है हमें। एग्जाम में कभी ऐसा हो जाए कि वर्किंग नोट चाहिए, तो या तो पूरा वर्किंग नोट क्वेश्चन के शुरू में बनाओगे, या पूरा वर्किंग नोट क्वेश्चन के एंड में बनाओगे। अगेन अभी ऑनलाइन है, तो ये पॉइंट तो फिलहाल के लिए रेलेवेंट आपका नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मुझे हर साल का प्रोडक्शन या आउटपुट निकालना पड़ेगा ईच ईयर का, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं निकलेगा तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो, कहाँ से स्टार्ट है, कौन से साल है ये? अब 1 जनवरी 2015 है, यहाँ पर ईयर जो है वो जनवरी 15 बोला हुआ है, और यहाँ पर ही जो ईयर आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको फाइनेंशियल ईयर में दे रखे हैं। तो ये तो स्कैनर की गलती है बेटा। ठीक है, ये तो स्कैनर की गलती है, इन्होंने क्वेश्चन गलत प्रिंट कर दिया। यहाँ कैलेंडर ईयर दे रखा है, राइट, और यहाँ पर आपको सर कुछ और ही बोल दिया। क्या किया जाए, तो कुछ की डेट वगैरह करते हैं चेंज। 1 जनवरी 2015 को किसी लिमिटेड ने लीज दिया उसको, इसको 1 जनवरी को, पहला साल 14-15 है। बेटा ये जो डेट है, ये 1/4/2014 करो। ठीक है, इसमें डेट गलत है, ये 1/4/2000 ईआर के एंड पे भी तो लीज में ले सकता है। ले सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में फिर आउटपुट को आपने मतलब बांटना आपको पड़ेगा ना, क्योंकि हमें जो प्रोडक्शन दिया होगा वो पूरे साल का दिया होगा। अगर साल के बीच से दे देगा या किसी ऑड मंथ में दे देगा, तो प्रोडक्शन कैसे बांटोगे, कितना यहाँ पर होगा कितना आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा इसमें मतलब देगा नहीं आपको, क्योंकि उस टाइम में फिर उस ईयर का जिस जिस ईयर में आपने लेट लेट डेट आपने लीज ली होगी, जैसे ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से और आप जुलाई में लेते हो, तो फर्स्ट ईयर का आपका जो प्रोडक्शन देना चाहिए वो उतने मंथ का आपको देना चाहिए, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर 14-15 बोला हुआ है, देखो 14-15 को ये यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है प्रोडक्शन, और यहाँ पर अगर हम एक 1/4 अगर हम 1 जनवरी 15 मानते हैं, तो जो अप्रैल से दिसंबर तक का होगा, है ना, साल 2014 में, उसका तो कोई फिर रेलेवेंस ही नहीं रहा। समझ गए, अगर हम 1 जनवरी 15 माने, तो जो 2014-15 का दिया हुआ है उन्होंने, उसमें अप्रैल से लेकर जो दिसंबर तक का आउटपुट है वो तो बेकार हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो डेट डेट इसमें गलत है, तो ये 1/4
2014 करो इसको, और उसके बाद वो 14 हो गया, और फिर हमें ये चेंज करना पड़ेगा रेंट के लिए। मिनिमम रेंट 3 लाख पर एनम अप टू 31 दिसंबर 2016। अब ये शुरू के 2 साल, और 31 मार्च होगा ये। 31 मार्च 2016 तक मिनिमम रेंट आपका जो होगा वो 3 लाख रहेगा। 14, 15, 15, 16, 2 साल हो गए। उसके बाद फिर 4 लाख हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा ये डेट मैंने चेंज कर दी है आपकी, ठीक है। इस क्वेश्चन में डेट की गलती है, ये इसके अंदर में प्रिंटिंग में मिस्टेक कर दी है इन्होंने। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, प्रोडक्शन निकालेंगे। तो 14-15 से पहले 18-19 तक हमारे ईयर हैं। 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 2018-19। राइट। चलो, आपको दे रखा है सेल्स, फिर आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक, फिर आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक। और अगर आपने सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से अगर प्रोडक्शन निकालना हो तो प्रोडक्शन कैसे निकालोगे? तो आपने कॉस्टिंग में चैप्टर किया है बजट, तो मुझे बताइए कि अगर सेल्स पता हो, क्लोजिंग स्टॉक पता हो, ओपनिंग स्टॉक पता हो, तो प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस सेल्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। राइट। तो ये हो जाएगा हमारा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये इस तरीके से निकालेंगे। तो ये सेल्स भी हमारी टन्स में निकलेगी, है ना, जो भी आपकी यूनिट है, टन्स बोले हुए हैं शायद, तो ये सारा टन्स में। तो एकदम करेक्ट हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। नाउ वी विल सी कि सेल्स कितनी है हमारी। सेल्स है 600, 3100, 600, 3100। तो पहले उसके बाद 5550, तो 600, 3100, 5550, देन वी हैव 4300 और 7500, आई गेस इतना ही है। राइट। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 150 और 460, फिर 330 है शायद। राइट। 150, 460, 630 है, 630। देन वी हैव 150 और 650, 150, 650। राइट। फर्स्ट ईयर में कोई ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं बेटा। फर्स्ट ईयर में तो हमने काम स्टार्ट ही किया है, तो देर वुड बी नो ओपनिंग स्टॉक। मुझे बताओ 15-16 का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? 150। राइट। जो यहाँ का क्लोजिंग होगा वो यहाँ ओपनिंग बन जाएगा। ऐसे यहाँ का क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग। सर 16 सर उसका 450 होगा ना, 460 होगा। हाँ, 460, ये वाला 460 है। क्लियर है? अब यहाँ से सर आप निकालो कि फर्स्ट ईयर में आपका आउटपुट कितना आया। तो ये हो जाएगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये 750 आएगा। ये बताइए, 3100, 460 और 150। बताओ, दिस प्लस दिस माइनस दिस। 3410, राइट। नेक्स्ट बताओ ऐसे। 5720, 5720। 720, राइट। नेक्स्ट। 3820,
3,820. Next. 8,000. 8,000. So this is the value of production. ठीक है, 750, 3,410, 5,720, 3,820 और 8,000, इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद बनेगा हमारा नेक्स्ट। आई होप ये सबने लिख लिया बेटा, एवरीवन। Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट है स्टेटमेंट showing calculation of royalty and other details। अभी एक फॉर्मेट बनाएंगे हम जिसमें ईयर होगा, देन प्रोडक्शन, उसके बाद रॉयल्टी एट द रेट ऑफ, शायद 60 रुपए का रेट था पर टन, लेट अस सी, यस इट वाज ₹60 पर टन। तो ₹60 पर टन का रेट आपको दिया हुआ है रॉयल्टी का, ₹60 पर टन। उसके बाद वी हैव मिनिमम रेंट, उसके बाद एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट पर लिख रहा हूँ 8EW। फिर शॉर्ट वर्किंग के मल्टी कॉलम बनते हैं, कौन कौन से कि शॉर्ट वर्किंग अकड़ कितनी हुई, रिकूप कितनी हुई, लैप्स कितना हुआ, कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ, और उसके बाद फाइनल पेमेंट कितने की हुई। ठीक है, फाइनल पेमेंट कितने की हुई, ये इस तरीके से हमने बना दी, ये रुपीस में से, ये इस तरीके से हम बनाएंगे। एग्जाम आपका होगा ऑनलाइन, तो जो भी काम करोगे रफली करना है आपको। ठीक है, राइट। सो प्रोडक्शन हमने निकाल लिया है, 750, 3,410, 750, 3,410, देन वी हैव 5,720, तो वहाँ 5,720। पे ईयर होगा ना? तो हो, सही कह रहे हो विशाल, यहाँ तो ये लिखना है मुझे। चलो, ये है 2014-15, 14-15, देन वी हैव 15-16, 16-17, 17-18, और फिर ये उसके बाद 18-19। हाँ, 18-19, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन है हमारा 750, 3,410, 750, 3,410, देन वी हैव 5,720, then 3,820, I guess, yes, 3,820 and 8,000, 3,820 and 8,000। और किस ईयर में स्ट्राइक थी और लॉकआउट था वो हमें देखना है। तो 17-18 में, 17-18 में स्ट्राइक है 3 महीने की, और 18-19 में लॉकडाउन है।
17-18 में स्ट्राइक, 3 महीने की, ये लिख देंगे। और 18-19 में लॉकडाउन है फॉर 73 डेज, राइट, ये चीज है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि 60 रुपए का हमारे पास रेट है रॉयल्टी का, तो आउटपुट को आपने 60 रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां से रॉयल्टी निकलेगी। तो इस 750 को मल्टीप्लाई करो 60 से, बताओ कितना आता है। 45,000. 45,000। देन 3410 इंटू 60,000 इंटू 60, 2,04,600. 2,04,600। 5720 मल्टीप्लाई 60, 3,43,200. 3,43,200। 3820 इंटू 60, 2,29,200. 2,29,200। 200. नेक्स्ट, 4,80,000 आई गेस। Yes, sir. मिनिमम रेंट के बारे में क्या बोलता है कि स्टार्टिंग का 2 साल का 3 लाख है, उसके बाद फिर ये आपका 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेते हैं इसको, ये 3 लाख है स्टार्टिंग में, यहाँ भी 3 लाख है, फिर ये 4 लाख है। जहाँ का मिनिमम रेंट आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ का निकालना पड़ेगा, ठीक है। 17-18 में स्ट्राइक है, स्ट्राइक के केस में पूरा पूरा माफ कर देना है, जितने महीने का काम नहीं होगा, और लॉकआउट के केस में जितना है उसका आधा माफ करना है। तो यहाँ नीचे निकाल के दिखाएंगे हम, मिनिमम रेंट फॉर 2017-18। तो वैसे तो 4 लाख है पूरे साल का, ये स्टार्टिंग के 2 लाख, 2 साल में 3 लाख है, फिर 4 लाख बोला था, लेकिन 3 महीने स्ट्राइक थी, तो 4 लाख में से 3 महीने का पोर्शन निकाल के माइनस कर दो। इसका मतलब है कि आपको 9 मंथ का लेना पड़ेगा, तो ये 3 लाख ही निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद 18-19 में लॉकआउट है 73 डेज का, तो वैसे 4 लाख होता अगर कुछ भी नहीं होता तो 4 लाख 73 डेज बाय 365 करेंगे, है ना। मतलब 73 डेज का कितना हुआ जब आपका लॉकआउट था, और ये जो आएगा उसका 50% करना है आपको। तो 4 लाख, और ये हो गया 4 लाख का 1/5, क्योंकि 73 बाय 365 1/5 हो जाता है, तो ये 80,000 हो गया। 80,000 का 50%, 40,000 हो गया, तो ये आ जाएगा 3,60,000। बताना क्लियर है यानी। सत्रह अठारह में 3 महीने की स्ट्राइक थी, तो 3 महीने का मिनिमम रेंट निकाल के हमने माइनस कर दिया, वो हमारा वेव्ड ऑफ हो गया। 18-19 में 73 डेज का लॉकआउट है, तो पहले 73 डेज का कितना बनता है वो निकालेंगे, वो आएगा 80,000। उसका 50% ही वेव्ड ऑफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लॉकआउट के केस में आपको आधा ही माफ किया जाएगा। तो मिनिमम रेंट 3 लाख और 360 आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। और एक बार बोलिए सर। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है जिस ईयर में स्ट्राइक होगी उस ईयर में जितने महीने काम नहीं होगा उतने महीने का मिनिमम रेंट वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा। तो 17-18 में 3 महीने स्ट्राइक थी, तो 4 लाख मिनिमम रेंट पूरे साल का है, मतलब 12 जो महीने हैं उसका मिनिमम रेंट 4 लाख है। तो 3 महीने जब स्ट्राइक थी, जब कुछ काम ही नहीं हुआ, इन 3 महीनों का मिनिमम रेंट कितना होगा। तो 4 लाख इंटू 3/12 करोगे तो वो 1 लाख आएगा। तो 17-18 में 4 लाख में से 1 लाख का मिनिमम रेंट वेव्ड ऑफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा जिस ईयर में स्ट्राइक है। तो 17-18 का मिनिमम रेंट आपका 3 लाख रुपए का होगा। सेम ऐसे ही 2018-19 में 73 डेज तक लॉकआउट था, तो पहले आप ये पता लगाओगे कि जितने दिन लॉकआउट था उतने दिन का मिनिमम रेंट कितना हुआ। तो 4 लाख इंटू 73 बाय 365 करना पड़ेगा। यहाँ मंथ में गिवन था तो आपने क्या करा, डिवाइड किया 12 से। यहाँ डेज में गिवन है 73,
तो नीचे डेज से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो 4 लाख इंटू 73/365 करोगे तो ये वाला पोर्शन निकल के आएगा 80,000। ये पोर्शन निकल के आएगा 80,000 ये वाला, ठीक है। लेकिन लॉकआउट के केस में जितने महीने का लॉकआउट है वो पूरा पूरा वेव्ड ऑफ नहीं होगा, उसका आधा ही वेव्ड ऑफ होगा, 50%। तो ये जो 80,000 आया उसका 50% निकाला तो आ गया 40,000। तो केवल 40,000 ही वेव्ड ऑफ होंगे ईयर 2018-19 में। तो मिनिमम रेंट 3,60,000 आएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर clear। सर ये जो 50% है सर ये प्रोडाटा का लिया है। हाँ, हमने प्रोराटा बेसिस पे, प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट करना, है ना। जो प्रोराटा है उसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट करना। तो ये जो हम 3/12 कर रहे हैं ये भी हम प्रोपोर्शनेट तो कर रहे हैं। ये जो 73/365 कर रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी हम प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। इसको शेयर्स में जो हम प्रोराटा क्या नाम है करते हैं उससे लिंक मत करना कि एप्लीकेशन क्या नाम है हमारे पास ज़्यादा आ गई है। तो प्रोराटा हमेशा वहाँ पे नहीं होता, प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट करना। तो ये हम प्रोपोर्शन तो बना रहे हैं। 4 लाख का 3/12, 4 लाख का 73/365, ठीक है। जितने दिन स्ट्राइक थी या लॉकआउट था उसका प्रोपोर्शन निकाला, और प्रोपोर्शन पे स्ट्राइक के केस में तो पूरा ले लेना है और लॉकआउट के केस में 50% लेना है। इससे यहाँ पर 50% ले लिया। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। क्लियर है। यस सर। राइट। तो ये निकल के आ रहा है हमारा 3 लाख और 3,60,000। 3 लाख और 3,60,000। सर वो आधा मंथ का है इसीलिए 40,000 माइनस हुआ है ना? आधे महीने का, हाँ हाँ, वो इसलिए है क्योंकि एक लाइन बोली हुई थी ना, ये रही, इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज। स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट उतना ही लेंगे जितने दिन काम हुए हैं। तो मतलब अगर 12 महीने में से 3 महीने काम नहीं हुआ तो 3 महीने का मिनिमम रेंट निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो हमने जो हमारा ईयर क्या नाम है 17-18 है उसमें हमने ऐसे ही किया है। बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट, अगर लॉकआउट होता है द लीज वुड इंजॉय कंसेशन। तो लीज में कंसेशन मिलेगा मिनिमम रेंट में कितना, मिनिमम रेंट फॉर द 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट। इसमें क्या होगा, अगर साल में 365 दिन होते हैं क्योंकि वो डेज में दिया हुआ है, 73 डेज अगर आपका कह सकते हैं कि मतलब लॉकआउट था तो 73 डेज का आपको क्या नाम है जो रेंट है वो निकालना पड़ेगा, लेकिन उसका आधा ही माफ होगा। ये क्वेश्चन में बोल दिया। तो जो भी मिनिमम रेंट होगा उसका 73/365 करोगे, जो अमाउंट आएगी उसका 50% करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर। राइट। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम भरेंगे एक्सेस वर्किंग या शॉर्ट शॉर्ट वर्किंग। तो मुझे बताइए 45,000 का एक्चुअल रॉयल्टी है, 3 लाख का मिनिमम रेंट है, तो क्या आएगी, एक्सेस वर्किंग या शॉर्ट शॉर्ट वर्किंग? शॉर्ट वर्किंग सर। कैसे कैसे आपको मालूम चला? एक्चुअल रॉयल्टी से मिनिमम रेट ज्यादा है। हाँ, जब भी आपकी मिनिमम रेंट ज्यादा होती है और एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है तो शॉर्ट वर्किंग निकलती है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास में बताया हमने कि अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग निकलती है, और जब एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा होगी मिनिमम रेंट कम होगा उस सिचुएशन में एक्चुअल वर्किंग निकलती है। तो 45 में से 3 लाख माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पर, आई गेस 2,55,000, राइट। फिर 2,04,600 की एक्चुअल रॉयल्टी, 3 लाख का मिनिमम रेंट, तो अभी भी डेफिनेटली आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा ही है, तो अभी भी शॉर्ट वर्किंग की निकलेगी। कितनी आएगी बताओ? इट शुड बी आई गेस 95,400, यस सर। राइट। यहाँ पर फिर मिनिमम रेंट ज़्यादा है बेटा, तो करो इसमें से माइनस, कितना बनता है आपका 346,200 माइनस 4 लाख, इट शुड बी 56,800, यस सर। राइट। फिर यहाँ पर ये ज़्यादा है तो ये करो 229,200 माइनस 3 लाख, इट शुड बी 61, 70,800। 70,800। 70,800, ओके राइट। और यहाँ पर तो देखो अब की बार ये ज़्यादा हो गया, अब की बार आपका एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा और ये कम है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्किंग आएगी, ठीक है।
और जो एक्सेस वर्किंग आएगी वो 1,20,000 की आएगी। बताओ ये क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। ओके। अब उसके बाद फर्स्ट ईयर में इतनी शॉर्ट वर्किंग अकर हुई, अभी रिकूप क्या करेंगे? रिकूप तो तब करते हैं जब हमारे पास एक्सेस वर्किंग आती है। फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में लैप्स क्या होगा? फर्स्ट ईयर में जब लैप्स कैसे होगा? अभी तो हम ये शॉर्ट वर्किंग पहली बार अराइज हुई है, अभी आज तो ये इसका हैप्पी हैप्पी बर्थडे हुआ है, अभी 2 साल तक ये सर्वाइव करती है, तो उसके बाद देखेंगे कि ये यूज हुई या नहीं हुई। तो ये 2,55,000 ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको एक कूपन मिल गया शॉर्ट वर्किंग के नाम का, और ये आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे। बताइए पेमेंट कितनी करोगे, 45,000 या 3 लाख? 3 लाख। 3 लाख का। कैश में कोई टीडीएस काटने? कोई टीडीएस नहीं है, तो 3 लाख ही आएगा आपको पूरा यहाँ पर। सेकेंड ईयर में फिर से 95,400 की शॉर्ट वर्किंग अकर हो गई, तो कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है, इसका मतलब हम प्रीवियस कूपन को तो रिकूप नहीं कर सकते, और प्रीवियस कूपन अभी फर्स्ट ईयर में राइज हुआ है, तो उसको अगले 2 साल एक तक लेके। क्वेश्चन है, हाँ जी प्लीज। टीडीएस अगर काटना होता तो वो काट के ही पेमेंट पे दिखाते? हाँ फिर आप ओके। हाँ बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पे क्या नाम है, फिर एक मतलब कॉलम बनता पेमेंट, मतलब कॉलम में लिखते पेमेंट नेट ऑफ टीडीएस। तो अगर 10% टीडीएस होता तो आप पेमेंट दिखाते 3 लाख इंटू 90% का, मतलब 2,70,000 की पेमेंट होती थी। ओके ओके सर। राइट। तो अगला हमें शॉर्ट वर्किंग फिर से राज हुई है 95,400 की, बिकॉज कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है तो हमें कैरी फॉरवर्ड ही करनी पड़ेगी। तो 2,55,000 पहले से हमारे पास है, और 95,400 हमारे पास एक और शॉर्ट वर्किंग राइज हो गई है, तो इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो 255,000 में 95,400 को प्लस कर लो, बताओ कितना आएगा? 3,50,400। 3 लाख। और एक बार बोलिए सर, क्या प्लस करना है? 2,55,000 की शॉर्ट वर्किंग हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, ये शॉर्ट वर्किंग और हमारे पास आ गई है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो फर्स्ट ईयर में मिली है 2,55,000, उसको हम थर्ड ईयर तक कैरी करेंगे। अगर तीसरे साल में एक्सेस वर्किंग आती है और वो यूटिलाइज होता है तो बढ़िया है, अदरवाइज फर्स्ट ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी वो थर्ड ईयर में खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन बोली हुई है, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड इन द नेक्स्ट 2 years ओनली। शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल में आप रिकूव कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 60,000 पर ईयर। बट किसी भी ईयर में 60,000 से ज्यादा की शॉर्ट वर्किंग रिकूव नहीं होगी। तो कोई भी शॉर्ट वर्किंग अगर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 2 ही साल तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में राइज हुई थी 2,55,000, ये 14-15 में हुई थी, इसके अगले 2 साल कौन से होंगे? 15-16 और 16-17। तो इस 2,55,000 को हम 16-17 तक लेके जाएंगे। ओके, तो 255 पहले से ही था, 95,400 का एक कूपन और मिल गया हमारे पास, इनको जोड़ दो, कितना आया था विशाल? 3,50,400। 3,60,400। 50,000 सर। अच्छा 50,000, 3,50,400, 3,50,400। राइट। पेमेंट कितनी करोगे? 2,04,600 या 3 लाख? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसकी पेमेंट कर दोगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में फिर से हमारे पास शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई है 56,800 की, ठीक है, तो अभी भी हम रिकूप नहीं करेंगे जब तक ये कॉलम खाली रहेगा एक्सेस वर्किंग का, यहाँ रिकूपमेंट हो ही नहीं सकती। रिकूपमेंट तभी होती है जब एक्सेस वर्किंग के कॉलम में जब एक्सेस वर्किंग आती है, जब तक एक्सेस वर्किंग नहीं होगी हम रिकूप नहीं कर पाएंगे, मतलब कूपन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। राइट। अब सर मुझे बताओ, क्या कोई शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रही है? क्या कोई शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रही है यहाँ पे? सर वो 2,55,000। राइट। जो 14-15 में हमें एक शॉर्ट वर्किंग मिली थी, एक कूपन मिला था 2,55,000 का, उसको हमें अगले 2 साल तक यूटिलाइज करना था। अगले 2 साल का मतलब जिस ईयर में वो अकर हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर, तो 14-15 के नेक्स्ट ईयर है 15-16 और 16-17। वी वर सपोज टू रिकूप दिस शॉर्ट वर्किंग ऑफ 2,55,000 इन ईयर 15-16 और 16-17। इसको या तो हमने 15-16 में इस्तेमाल करना था या 16-17 में इस्तेमाल करना था, बट क्योंकि एक्सेस ब्रेकिंग आई नहीं तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, तो ये 2,55,000 लैप्स में आ जाएगा। ये कूपन हमारा खराब हो गया, एक्सपायर हो गया। ठीक है सर,
अब हमारे पास कितने कूपन पड़े हुए हैं बताओ, और क्या वैल्यू है उनकी? एनीवन? सर 95,400 का सेकंड वाला। और एक तो ये पड़ा हुआ है, और एक और और ये कूपन। अभी का ये 16-17 का 56,800 वाला। राइट। अब हमारे पास एक कूपन तो वो है जो सेकंड ईयर में मिला 15-16 में, जो 15-16 में मिला है उसको अगले 2 साल 16-17 17-18 उसको 17-18 तक हमें इस्तेमाल करने हैं। तो 95-400 सेकंड ईयर का है, और 56-800 हमें एक और मिल गया, फ्रेश मिल गया। तो अब इन दोनों को कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो 95-400 और 56-800 इन दोनों को प्लस कर लो, बताओ कितना आता है? 1,52,200 1,52,200 1,52,200 तो ये हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, जिसमें दो कूपन है। एक कूपन सेकंड ईयर का है 95-400 का, और एक फ्रेश कूपन है 16-17 का, जिसकी वैल्यू है 56-800। पेमेंट कितना करोगे? 4 lakh। 4 लाख। 4 लाख की आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में आते हैं। अगले साल में फिर से कूपन हमारे पास मिल गया 70-800, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ लैप्स होगा? अच्छा, रिकूप तो होगा नहीं, जब तक मैंने बताया एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं आती, रिकूप नहीं कर सकते। क्या कुछ लैप्स होगा? 15-16 का वो 95,400। हाँ, ये 95-400 जो सेकंड ईयर में अकर हुआ था, दिस वर सपोज टू बी यूटिलाइज बाय द एंड ऑफ 17-18। इसको 16-17 या 17-18 इन 2 साल में रिकूप करना था, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्किंग ही नहीं आई, तो ये कूपन भी हमारे पास बड़े बड़े खराब हो गया। तो ये 95-4,000 भी यहाँ पर लैप्स कर जाएगा। अच्छा, अब बताओ कौन सा कूपन हमारे पास पड़ा हुआ है और क्या अमाउंट है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे? 56,800 प्लस 70,800। राइट। जो 16-17 में नया मिला है हमें, ये वाला 56,800 वाला, ये यहाँ मिला है, इसको अगले 2 साल यहाँ तक यूज करना है हमें। तो एक हमारे पास 56,800 का पड़ा हुआ है, प्लस एक नया मिला हुआ है। नया कितने का है? 70,800 का। इन दोनों को जोड़ दो, तो 56,800 प्लस 70,800 कितना अमाउंट आता है? 1,27,600। 1,27,600, 1,27,600 ये हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पेमेंट कितनी होगी बेटा? 3 lakh। 3 लाख। 3 लाख की हमें यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। चलो, नाउ फाइनली 5वें साल में हमारे पास एक्स्ट्रा वर्किंग आ गई। तो नाउ वी आर वेरी हैप्पी कि चलो आज कूपन अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो 1,20,000 की हमारे पास एक्स्ट्रा वर्किंग आई है, और हमारे पास कूपन इन हैंड जो हैं, जो कूपन हमारे पास पड़े हुए हैं, वो जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है पिछले साल का, तो 1,27,600 रुपए के कूपन हमारे पास पड़े हुए हैं। 1,20,000 की एक्स्ट्रा वर्किंग है, तो हमने कहा चलो 1,20,000 की एक्स्ट्रा वर्किंग है ना, तो हम ये पूरा पूरा 1,20,000 रिकूप कर देते हैं। क्या पूरा 1,20,000 रिकूप कर दिया जाएगा? नो सर, 60,000 ओनली। राइट। क्वेश्चन में बोला हुआ है रिकूपमेंट जब करोगे किसी भी ईयर में 60,000 से ज्यादा की रिकूपमेंट नहीं होनी चाहिए। किसी भी ईयर में 60,000 से ज्यादा की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 60,000 ही यूटिलाइज कर पाऊंगा। लेकिन 60,000 में कौन सा वाला रिकूप करूं? मेरे पास दो कूपन है ना। एक है ये जो 127,600 है, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 कूपन। एक 56,800 का है इसके अंदर, एक 70,800 का है। किसको इस्तेमाल करूं? पहले 56,800 का इस्तेमाल करूं और बैलेंस वहां से निकालूं 70,800 से, या 70,800 से ले लूं और 56,800 वालों को छोड़ दूं? क्या करना चाहिए? पहले सर सर 56,800। तो इसमें फीफो लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो ये 60,000 है, इस 60,000 में सबसे पहले 56,800 लगाया जाएगा। तो 56,800 तो सर हमने क्या नाम है यहाँ से ले ली। उसके बाद जो 60,000 में बाकी हमारा डिफरेंस था, कमी थी, वो हम कहाँ से निकालेंगे? 70,800 से निकालेंगे। तो अगर 56,800 में से 60,000 माइनस करता हूँ मैं, तो मेरा ये 3,200 आता है। 3,200 मुझे 70,800 से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 60,000 है,
इसमें क्या करेंगे, ये पूरा ले लेंगे, ये पूरा ले लेंगे, 3,200 हम यहाँ से लेंगे, 3,200 यहाँ से लेंगे, 70,800 में से अगर 3,200 लिया तो बचा बचा कितना, 70,800 में। 67,600। हाँ, तो इस ईयर में लैप्स तो नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हमने यूटिलाइज कर लिया। ये लैप्स तो हुआ नहीं पुराना वाला, ये 56,800 18-19 में खराब होना था, पर खराब होने से पहले ही हमने यूटिलाइज कर दिया, तो लैप्स तो किया नहीं, तो लैप्स में कुछ नहीं आएगा। 70,800 क्योंकि 17-18 में आया है, इसको अगले 2 साल 18-19 और 19-20, इसको 19-20 तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ऑल्दो हमें डेटा केवल 18-19 का दिया है, पर 19-20 के लिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 70,800 में से 3,200 माइनस करो, कितना आएगा, 67,600, इज इट? यस सर। तो 67,600 हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। आउट ऑफ दिस 70,800, 70,800 में से 67,600 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3,200 हमने यहाँ पर रिकूप कर लिया। ओके, नाउ 4,80,000 या 3,60,000, हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू पे? पहले इन दोनों में से हायर बताओ, 480 या 360? 480 माइनस 60,000। हाँ, 480 हायर है तो 480 लिखोगे, लेकिन 480 में कूपन भी तो लगाए, 480 में आपने 60,000 का कूपन लगाया है, तो जितना रिकूप किया वो पेमेंट में से माइनस कर देंगे। तो 4,80,000 में से आप 60,000 माइनस करोगे तो आपकी पेमेंट जो जाएगी वो 3,40,000 की जाएगी। जो पेमेंट जाएगी वो 3,40,000 की जाएगी। सर 4,20,000 नहीं होगा? ओहो, मैंने पूरा माइनस कर दिया क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो विशाल आप, ये 4,20,000 होगा ना, 480 माइनस 60, 4,20,000। राइट, कैलकुलेशन गलत थी, बताना क्लियर है या नहीं? एवरीवन? यस Yes, Clear, सर। clear sir. Clear, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए, तो ये पूरी कहानी है इसकी। ओके, अब हमें क्या बनाना है इसमें? इसमें हमें बनाने हैं अकाउंट्स, और अकाउंट्स कैसे बनेंगे वो देखते हैं। इसकी बुक में बनाना था हमें अकाउंट, लेजी की बुक में, हाँ केसी लिमिटेड। और नेसरी लेजर बनाने हैं तो 3 बनेगा, एक रॉयल्टी का बनेगा और एक लेजर का बनेगा जिसका नाम है जुग्गू लिमिटेड, जुग्गू या जग्गू, और एक शॉर्ट वर्किंग का तो बनता ही है। चलो अकाउंट बनाते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया हुआ था आपसे, और कितनी मेहनत करवा रहा है ये आपसे। तो तभी हो पाते हैं ऐसे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो इन बुक्स ऑफ केसी लिमिटेड, जो कि लेजी है, पहला बनेगा रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी इसके लिए एक्सपेंस है, लेजी के लिए, तो ये अकाउंट डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। डेबिट साइड में एक्चुअल रॉयल्टी के अमाउंट डालते रहेंगे, और क्रेडिट साइड से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। आई होप यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्री भी सीखी है और अकाउंट बनाने भी सीखी है। चलो, तो फर्स्ट ईयर था मेरा 31/3/15 को। तो जुग्गू लिमिटेड, यहाँ पे लेजर का नाम आता रहेगा। फर्स्ट ईयर की एक्चुअल वैलिडिटी कितनी है आपने कॉपी में नोट किया हुआ है, तो मैं एक्चुअल वैलिडिटी पूछता रहूँगा, आप मुझे बताना। हमें सिर्फ ये वाला कॉलम देखना है, ये वाला कॉलम इसके लिए 45,000, 2,04,600 केवल एक्चुअल वैलिडिटी का कॉलम, ठीक है। फिर 3,43,200, 229 ऐसे बताना। तो फर्स्ट ईयर का 45,000 ये आया, और यहीं से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 45,000। चलिए 31/3/16 के लिए बताओ, फिर से टू जुग्गू लिमिटेड, बताइए एक्चुअल वैलिडिटी क्या थी?
2,04,600. 2,04,600 और 31/3/16 में फिर से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,04,600। यहाँ से तो एक्चुअल रॉयल्टी डालते रहो और ट्रांसफर करते रहो, ठीक है। अभी समय बचाने के लिए मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, चलिए कि जो ऊपर है वही इधर पे आएगा। सीधे बताओ रॉयल्टी कितनी आएगी थर्ड ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी? 3,43,200. 343,200। यहाँ पे भी बाय प्रॉफिट लॉस 31/16 बाय प्रॉफिट लॉस 343,200, राइट। सेम ऐसे ही ये 15/16 आएगा नहीं 17, फिर 31/3/18, फिर वही तो जुगू लिमिटेड। बताओ क्या रॉयल्टी है? 2,29,200. 2,29,200, राइट। 31/3/18 229,200। तो बेटा मैं टाइम बचाने के लिए ये ऐसे लिख रहा हूँ कॉमा लगा के, आप पेपर में अगर ऑफलाइन में होते तो पूरा पूरा लिखना पड़ता, ठीक है। चलो आखिरी ये कि बताओ एक्चुअल रॉयल्टी। पेमेंट को मत देखना है इसमें, 4,80,000. 4,80,000। 31/3/19। लो जी, ये हमारा पूरा हो गया अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट तो सबसे आसान है, बस डेबिट में रॉयल्टी डालो, खत्म करते रहो। देख लो इसको आराम से, जब हो जाए तो बता दो। जी बेटा, डन है? Yes, sir. ओके। उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाते हैं यहाँ से, और ये बनेगा हमारा लेजर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेजी, जिसका नाम है जुग्गू लिमिटेड। तो ये जो जुग्गू का अकाउंट है बेटा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? डेबिट साइड से स्टार्ट होगा या क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा? Credit से. क्रेडिट साइड से। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये क्रेडिटर है सर, पे करना क्रेडिट है बैलेंस, हमें. हाँ, क्योंकि ये लाइबिलिटी है लेजी के लिए, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड एंड विल बी सेटल्ड फ्रॉम द डेबिट साइड। तो पहले साल में 31/3/15 यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर का, कितना रॉयल्टी था, और सेम डेट पे बाय शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग कितना था। मुझे बताओ फर्स्ट ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है, वापस ही बताओ। 45,000. राइट। और शॉर्ट वर्किंग थी 2,55,000, यस इज सर. इट राइट? 3 लाख का अमाउंट आया था यहाँ से, और यही 3 लाख यहाँ से पे कर दिया होगा हमने। तो टू बैंक अकाउंट 3,55,000, सॉरी 3 लाख है ये तो, 3 लाख। 3 लाख की लाइबिलिटी अराइज हुई फर्स्ट ईयर में, और 3 लाख ही पे हो गई। नाउ 31/3/16 फिर से, यहाँ फिर से एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है पहले वो लिखेंगे, और कितनी शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई बताइए। रॉयल्टी फॉर सेकंड ईयर 2,04,600. ठीक है, और मिनिमम रेंट 95,400, सॉरी, यस सर. हाँ जो हमारी शॉर्ट वर्किंग थी इतना आया था। सो दैट द टोटल अमाउंट बिकम्स 3 लाख। तो यही 3 लाख हमें करना पड़ेगा सेटल सेकंड ईयर में। 31/3/16 में टू बैंक अकाउंट 3 लाख।
थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में ऐसा ही होगा, बस फिफ्थ ईयर में एक्स्ट्रा वर्किंग आई है तो वहाँ थोड़ा चेंज होगा। स्टार्टिंग के 4 साल तो शॉर्ट वर्किंग ही आ रही है, तो 31 3 17 में आ जाते हैं। इस ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी और इस ईयर की शॉर्ट वर्किंग, बताओ रॉयल्टी कितनी है? 3,43,200। ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग 56,800। टोटल अमाउंट 4 लाख होगी थी। पेमेंट कर देंगे। चल चलो 31 3 18 बाय रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। जी, रॉयल्टी बताओ फोर्थ ईयर की एक्चुअल। 2,29,200। ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग 70,800। 70,800। तो टोटल 3 लाख ही हो गया था ये, और 3 लाख ही यहाँ सेटल करना पड़ेगा बाय मेकिंग पेमेंट। 31 3 18 3 लाख। चलो फाइनल ईयर में आ गए। फाइनल ईयर में एक्सेल वर्किंग आई है फाइनली, तो पहले एक्चुअल वैलिटी बताओ फाइनल ईयर की। 4,80,000। 4,80,000। अब यहाँ शॉर्ट वर्किंग तो अराइज हुई नहीं, हमने यहाँ रिकूपमेंट करी है। तो जिस ईयर में रिकूपमेंट करते हैं उस ईयर में शॉर्ट वर्किंग को हम लेजर के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। कितना रिकूप किया था हमने? 60,000। 60,000। एक्सेस वर्किंग 1,20,000 की थी, बट हमने 60,000 ही रिकूप किया था, तो 60 ही आएगा, और बाकी की हमने पेमेंट कर दी थी। तो 480 में से 60 लेस करने के बाद 4,20,000 की हमने पेमेंट कर दी। तो ये हो गया इसका अकाउंट। बताओ क्लियर है यानी? इसमें कोई भी डाउट है बेटा पूछ लो। क्लियर सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बेटा, आगे बढ़े? यस सर। यस। चलो तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा बताओ, क्या नाम होगा? शॉर्ट वर्क। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट या क्रेडिट? हाँ जी, स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसको? एनीवन? तो डेबिट से होगा। डेबिट से होगा, एक्सपेंस है, लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। चलो फर्स्ट ईयर में 31 3 15 सिंपल यहाँ पे लेजी का नाम डालो जुग्गू, और फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग बता दो, कितनी शॉर्ट वर्किंग है फर्स्ट ईयर की? बताइए कितनी शॉर्ट वर्किंग अकर हुई थी फर्स्ट ईयर में? 2,55,000। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड के लिए बाय बैलेंस शीट दिखाएंगे, बाय बैलेंस शीट। चलो उसके बाद 1 4
15 ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर सॉरी डेट चेंज होगी, 31/3/16 में सेकंड ईयर में फिर से शॉर्ट वर्किंग आई। बताओ कितने, तो जुगू लिमिटेड 95,400। ठीक है, इसका टोटल कितना हो गया था? टोटल अमाउंट दैट वी कैरिड फॉरवर्ड 3,60,450। यस सर, 3,50,400। राइट, तो ये कैरी फॉरवर्ड किया था हमने। सो टोटल अमाउंट वुड बी 3,50,400। चलिए 3,50,400। उसके बाद दोबारा से शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई, बताओ कितनी? 56,800। 56,800। और इस साल में एक काम हुआ, शॉर्ट वर्किंग एक्सपायर होना स्टार्ट हो गई क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो जो ये फर्स्ट ईयर में 2,55,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग मिली थी, इसके सेकंड ईयर यहाँ खत्म हो रहे हैं, तो इसको एक्सपायर करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक बात बोली हुई है, जितनी शॉर्ट वर्किंग एक्सपायर हो रही है उसका 50% गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी। बोलो हाँ है ना? क्वेश्चन में एक लाइन बोली हुई थी कि जितना शॉर्ट वर्किंग एक्सपायर हो रही है उसके आधे पैसे गवर्नमेंट से मिल जाएंगे। तुम्हारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ? हाफ तो हुआ, 30,000। 30,000 नहीं, 30,000 नहीं, 2,55,000 का 50%। राइट, यस सर, यस सर। हाँ, जितना हमारा लैप्स हो रहा है उसका आधा हमें क्या मिल रहा है? उसका आधा हमें मिल जाएगी गवर्नमेंट से सब्सिडी। जितनी शॉर्ट वर्किंग अनरिकूपेबल होगी, कहाँ बोली है लाइन? आओ क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में ये बोला हुआ था, KC Limited has been granted a right to receive cash subsidy equal to 50% of the unrecoupable short working by the government of India up to first 5 years। जो भी शॉर्ट वर्किंग अनरिकूपेबल होती है मतलब लैप्स हो रही है, मतलब यही है, जो भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स होगी उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा। तो वी आर एज्यूमिंग कि मिल गया, तो 2,55,000 का आधा तो अभी भी लॉस है, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा जो लैप्स कर गया। बाकी आधे के लिए आप बाय कैश लिखो या बाय सब्सिडी भी लिख सकते हैं, बाय सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्रूवल बेसिस पे एक्रू कर दो, रिसीव नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, कोई बात नहीं, या अज्यूम करो कि आपको मिल गई है। तो 2,55,000 का जरा 50% निकालना, कितना आता है? वन लाख 27,500। 1,27,500। आधा आधा यहाँ चला गया। बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्लियर। ओके, कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करोगे आप? बैलेंस में कितना आएगा? बैलेंस में अब सेकंड ईयर वाली रॉयल्टी आएगी, सॉरी सेकंड ईयर वाली शॉर्ट वर्किंग आएगी जो भी लैप्स नहीं हुई है, और एक फ्रेश मिल गई है। तो 95,400 में 56,800 जोड़ दो, या आपने जो स्टेटमेंट बनाया है उसमें कैरी फॉरवर्ड वाला कॉलम देख लो। कैरी वन फॉरवर्ड लाख में 52,200। हाँ, तो कैरी फॉरवर्ड से मालूम चल जाएगा कि सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। 152 200। यस सर। राइट, इसका टोटल कर लो, ये कर लेना, चलो आप जो भी है। उसके बाद फिर वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में 1/4/2018 में तो बैलेंस बी डी 152,200 दिखाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ फिर से शॉर्ट वर्किंग अकर हुई है, चौथे साल में ही, चौथा साल ही आएगा ना।
यस, 4th ईयर है ये। तो इसमें फिर से लेट मी चेक, ईयर तो सही लिख रहा हूँ मैं, 15 16 15 16 17, ये 17 होगा ना, सॉरी ये 17, फिर 31/3/18 में। जी बेटा बताइए कितनी शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई इन द 4th ईयर? 2,29,200। 2,29,000। सॉरी वो नहीं होगा सर, 70,800 होगा। 70,800 जो शॉर्ट वर्किंग अकर हुई है, 70,800 इज इट? ये सही है? यस सर। चलो अब यहाँ पे भी कुछ लैप्स होगा। क्या लैप्स हो रहा है? अब जो ये सेकंड ईयर में मिला था हमें 95,400, अब इसका भी एक्सपायरी आ गई क्योंकि हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो 95,400 को भी हम अब क्या करेंगे, लैप्स करेंगे। बट सेम वही चीज़ है, जब भी लैप्स हो रहा है तो गवर्नमेंट हमारे पास है, कहती है आधा लैप्स कर दो, आधा अपना एक्सपेंस मान लो, बाकी आधे वी विल गिव यू दी कैश सब्सिडी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय कैश अकाउंट या बाय सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे जैसे मुझे लिखना है। कैश का बदले बैंक भी ले सकते हो, नॉर्मली गवर्नमेंट सब्सिडी कैश में तो नहीं देगी, वो आपके सीधे आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसमें जाएगा। तो बैंक लिखना ज़्यादा बेटर है ना, कैश ना लिख के बैंक लिखो, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन है तो खाते में ही आएगी, अकाउंट में आएगी। चलो 95,400 का आधा करो 50%, कितना आएगा? 700। दोबारा मुझे सुनाई नहीं दिया। 47,700। हाँ 47,700, इतना लैप्स हो गया, इतना सब्सिडी मिल गई। चलो उसके बाद फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना? 56,800 कैरी फॉरवर्ड करेंगे और फ्रेश कूपन 70,800 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये 127,600 था, 600। राइट, 127,600 इसका टोटल आप लिख देना। ये फाइनल ईयर में आए, ये नीचे वाला पहले का लिखा हुआ है, इसको कर दे रहा है इग्नोर, और 1/4/18 में आ जाएंगे ये टू बैलेंस BD। सो 127,600। अब यहाँ पर तो कोई शॉर्ट वर्किंग अराइज नहीं हुई थी आखिरी साल में, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अराइज नहीं हुई थी, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप करी थी हमने। रिकूप वाले में एंट्री क्रेडिट साइड में होगी 31/3/19 में। जो रिकूप हो गई है वो जुग्गू के नाम से आएगी। कितना रिकूप किया था हमने? आई गेस 60,000, यस। राइट। और बैलेंस अमाउंट हमने बैलेंस अमाउंट जो थी हमने उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। इस ईयर में कोई लैप्स ही नहीं हुआ था फीस, क्योंकि 56,800 लैप्स हो जाता, ये वाला एक्सपायर हो जाता, पर ये पूरा यूटिलाइज हो गया था। तो 60,000 और बाकी जो 70,800 थी उसमें से 3,200 भी 60,000 के अंदर इंक्लूड है, वो रिकूप कर ली थी, तो सीधे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें। तो बाय बैलेंस CD बताओ कितना कैरी फॉरवर्ड किया है आखिरी ईयर में? 67,600। 67,600। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। 127,600 127,600। बताना क्लियर है या नहीं? सर यहाँ पे 2 दफा सब्सिडी क्यों ली है गवर्नमेंट से? जिस ईयर में लैप्स हो रहा है, जिस ईयर में लैप्स हो रहा है उस ईयर में आधा लैप्स होगा और आधा हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी। तो 3rd ईयर में पहली बार लैप्स हुआ था, है ना? अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं, देखो 3rd ईयर में पहली बार लैप्स हुआ है, तो यहाँ पर आधा हमारा नुकसान, आधा गवर्नमेंट पैसे देगी। 4th ईयर में फिर से लैप्स हुआ है, तो इसके आधा गवर्नमेंट हमें पैसे देगी और आधा हमारा नुकसान होगा। तो 16-17 और 17-18 इन ईयर में 2 बार आपको सब्सिडी मिलेगी। बताओ क्लियर है या नहीं? जिस भी ईयर में लैप्स हो रहा है उस ईयर में आधा हमारा नुकसान, आधा गवर्नमेंट से पैसे। 16-17 में 2,55,000 लैप्स हुआ था, तो इसका आधा हमें गवर्नमेंट से मिल जाएगा, आधा हमारा लॉस होगा। ऐसे 18 में भी 17-18 में भी 95,400 लैप्स हुआ, तो आधा मिल जाएगा, आधा हमारा क्या नाम है, आधा हमें मिल जाएगा गवर्नमेंट से, आधा हमारा नुकसान है। तो जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है उस ईयर में 50-50 करने।
इसलिए हमने एक बार 16-17 में क्या है 50, एक बार 16-17 में क्या है 50-50, ये रहा 16-17। अच्छा नीचे वाले अकाउंट में इधर एक बार हमने यहाँ 50-50 किया, ये रहा इधर, अरे चल किधर आई, एक बार यहाँ किया 50-50, एक बार यहाँ किया। ये जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रही है। ठीक सर, क्लियर है? क्लियर सर। राइट। तो ये क्वेश्चन बेटा पूरा हो गया आपका, बताओ समझ आया या नहीं? सर लैंडलॉर्ड अकाउंट का लास्ट वाला दिखाइए। हाँ दिखा देता हूँ। ये है लैंडलॉर्ड मतलब जुग्गू का अकाउंट, लेजर का अकाउंट। अच्छा ये शॉर्ट वर्किंग है, सॉरी ये शॉर्ट वर्किंग है, जुग्गू का ही है। बता रहा है स्क्रीन ऊपर नीचे करनी हो तो। अब और इसके नीचे अलावा, हाँ इसके अलावा कुछ बुक से क्वेश्चन करने हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले ये देख लो अच्छे से। राइट। हो गया सर, हो गया। सबका हो गया बेटा, किसी का कोई पेंडिंग तो नहीं है? नो सर। नो सर। क्योंकि बहुत ही एडवांस क्वेश्चन सॉल्व किया हमने आज की क्लास में। सबका हो गया? आई अज्यूम सो कि सबने नोट कर लिया है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ मॉड्यूल में एक ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, विद चेंजेस इन फिगर, फिगर चेंज है उसकी, और वो आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ पहले मैं वो फाइल खोल लूँ, शायद मैंने गलत फाइल ओपन कर ली। अरे तो चलो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी फाइल थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने एक अलग बुक बनाई है। है तो वो बेसिकली मतलब मॉड्यूल ही, बट उसमें मैंने सॉल्यूशन हटा दिए। तो आपको पेज नंबर अपनी बुक में अपने आप देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कहाँ पर है, वेट करो जरा एक मिनट। देखो ये मॉड्यूल है बेटा, हाँ मॉड्यूल का ये जो जो आपका होमवर्क है वो बता रहा हूँ। मॉड्यूल में आपको इलस्ट्रेशन 1 करना है पहली बात तो, राइट। नहीं किया हो तो कर लेना। इलस्ट्रेशन 2 करना है, सेम का मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2। थर्ड करना है, थर्ड में कुछ नहीं बोला हुआ, बस सेकंड वाले में लेजर की बुक में अकाउंट पूछे हुए, और फोर्थ वाले में कह रहा है कि लेजर की बुक में अकाउंट बना दो। तो 1 2 3 होमवर्क है, फोर्थ अभी नहीं करना है, एडवांस क्वेश्चन है ये, मैं ही आपको कराऊंगा। फिफ्थ भी मैं नहीं करवाना है, ये भी नहीं करना है। तो 5 क्वेश्चन बस मॉड्यूल में आपको दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद एग्जाम्पल में आने, उसके बाद एक्सरसाइज में आने। एक्सरसाइज में ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इसमें दिक्कत आती है तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे, उसमें ये सारे सॉल्यूशन डिस्कस किए गए। आई विल एडवाइज यू कि पहले खुद करो, अगर मैच हो गया आपका आंसर, कोई डाउट नहीं है तो अच्छा है, अगर नहीं आएगा तो फिर ऐप खोलना, ऐप में का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो हमने किया आज, ये बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कहता है अप्रैल 2009 में माही लिमिटेड ने कचरी लिमिटेड से एक माइन ली, रॉयल्टी का रेट 25 रुपये पर टन होगा, मिनिमम रेंट आपका 1.5 लाख रुपए का होगा। आगे क्वेश्चन में कहता है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड इन द नेक्स्ट 2 years ओनली बट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 37,500 पर ईयर। शॉर्ट वर्किंग अगले 2 साल में रिकूव कर सकते हैं, बट एक साल में 37,500 से ज्यादा की शॉर्ट वर्किंग रिकूव नहीं होगी। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रोराटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज। कह रहा है अगर स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक के केसेस में मिनिमम रेंट एक्चुअल डेज का लेना है। इसका मतलब जितने महीने की स्ट्राइक थी उतने महीने का मिनिमम रेंट वेव्ड ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर लॉकआउट होता है, द लीज वुड एंजॉय कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट फॉर 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट।
लॉकआउट के केस में जितने पीरियड का लॉकआउट होगा उसका 50% ही आपका वेव्ड ऑफ होगा। इन इन कहता है इन एडिशन टू अबव माही लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड द राइट टू रिसीव कैश सब्सिडी इक्वल टू 50% ऑफ अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप टू द फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज। राइट, वही चीज है, जितनी शॉर्ट वर्किंग लैब्स होगी उसके 2 हिस्से बना दोगे, आधा प्रॉफिट लॉस में जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिल रही है। तो देखो सेम वही क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको सीधे प्रोडक्शन दे रखा है, और भी अच्छा हुआ सर। हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सेल्स गिवन थी और क्लोजिंग स्टॉक दिया था, तो हमें प्रोडक्शन निकालना पड़ा था। इसमें प्रोडक्शन सीधे ही गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है माही की बुक में, मतलब जो लेजी है उसकी बुक में आपको अकाउंट बनाना है। तो दिस इज सिमिलर क्वेश्चन बट स्लाइटली इजी देन व्हाट वी एक्चुअली डिड टुडे। बताओ, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में करना चाहिए आपको, ठीक है? तो उसके अलावा तो शायद चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ, तो अगर आप मॉड्यूल ही कर लेना, वैसे तो पेपर मॉड्यूल के ऊपर ही बन के आता है, साथ में हम कर लेते हैं क्या नाम है स्कैनर, तो वो ठीक है। और मैंने बोला एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं आपको करवा ही दूंगा, जैसे ही वो बुक बनती है मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। रॉयल्टी के सारे क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं अभी, वो भी आपसे होंगे ही नहीं, 4th और 5th। ऑल्दो ये भी ऐप में है लेकिन अभी उसको मत देखना। एग्जाम्पल 4 और 5 ऐप में डाल दिया है मैंने सोल्यूशन, पर वो उसको मत देखना, इसको हम लाइव वाली क्लास में करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा मैं स्कैनर खोल लेता हूँ, स्कैनर में भी कुछ क्वेश्चन करने को दे देता हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी रॉयल्टी की। दो मिनट वेट करें। राइट, चलो इसमें पेज नंबर से पहुंच जाते हैं। तो रॉयल्टी है कौन से पेज नंबर पे? 5.2 में। राइट, इसमें पहले हम 2016 और उसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। उसमें जो जो होमवर्क है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये है, ठीक है। तो ये 2016 ये होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको आउटपुट दे रखा है सीधे सीधे, 1 साल में स्ट्राइक बोली हुई है, स्ट्राइक वाले केस में क्या करना है वो क्वेश्चन में आपको बोला होगा। इसमें एक लाइन बोली हुई है, शॉर्ट वर्किंग वाज टू बी रिकूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years। शॉर्ट वर्किंग पहले 4 साल में ही आपकी रिकूव होगी, ये नहीं बोला हुआ नेक्स्ट 4 year। तो इसमें ऐसे नहीं करना कि फर्स्ट ईयर वाली अगले 4 साल, सेकंड ईयर वाली अगले 4 साल, नहीं, जो शॉर्ट वर्किंग शुरू के 4 साल में आएगी वही वही रिकूव होगी। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ये फिक्स्ड राइट ऑफ रिकूपमेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन में कि राइट ऑफ रिकूपमेंट फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल में ऐसे बोलता है नेक्स्ट 2 years, नेक्स्ट 3 years, तो पहली वाली सेकंड थर्ड तक जाती है, सेकंड वाली थर्ड फोर्थ तक जाती है। पर इसमें बोला हुआ है कि पहले 4 साल में शॉर्ट वर्किंग 4 साल के अंदर अंदर ही रिकूव कर सकते हो। 5वें साल में शॉर्ट वर्किंग अकर हुई दैट विल इमीडिएटली लैप्स, 6ठे साल में शॉर्ट वर्किंग अकर हुई दैट विल इमीडिएटली लैप्स, है ना। तो ये भी ध्यान से पढ़ना होता है आपको। और जो सॉल्यूशन है तो यहाँ से देख सकते हो, मैच सर हो वो जाएगा। क्या देगा, स्ट्राइक फॉर 3 months? हाँ, उसमें वही कुछ बोला होगा कि मतलब स्ट्राइक वाले केस में क्या करना है,
ये बोला हुआ है ना, Okay, sir. देयर वाज ए प्रोविजन फॉर प्रोपोर्शनल रिडक्शन मिनिमम रेंट केस, फिर वही तीसरे साल में 15 वाले साल में मिनिमम रेंट को कम करना पड़ेगा। मिनिमम रेंट हमारा 2,40,000 है, तो 2015 में जो मिनिमम रेंट लोगे वो 2,40,000 माइनस 2,40,000 इंटू 3/12, सिंपल। जितने महीने का स्ट्राइक था उतने महीने का मिनिमम रेंट वेव्ड ऑफ हो जाएगा। Okay, sir. ठीक है, सर पेज नंबर बताना इस पेज का। ये स्कैनर है, स्कैनर का पेज नंबर है 5.316। ओके सर। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके लिए। और इसके अलावा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन एक, ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये भी ध्यान से रखना। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मिनिमम रेंट आपका 4 लाख का है, सॉरी 40 लाख का है, और रॉयल्टी का रेट 50 रुपये पर टन है। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कैसे करेंगे? ओनली हाफ ऑफ द एक्सेस अर्निंग ओवर मिनिमम रेंट में बी यूज फॉर दिस पर्पस। इस लाइन का मतलब बताओ जरा मुझे। इसमें सर रिकूपमेंट, मिनिमम रेंट से ज्यादा जो पोर्शन होगा हाँ इनकम का उसका हाफ ही से यूज होगा रिकूप करने के लिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ विशाल कि अगर एक्सेस वर्किंग 60,000 की आती है तो आप रिकूप 30,000 ही करोगे, है ना। यस सर। अगर शॉर्ट एक्सेस वर्किंग 40,000 की आती है तो 20,000 ही रिकूप होगा। तो कह रहा है जितनी भी क्या नाम है एक्सेस अर्निंग आपकी आती है, जितना भी आपकी एक्सेस वर्किंग आती है उसका आधा ही आपको क्या करना है, आधा ही आपको रिकूप करना है। सेकंड कंडीशन एक और है, नो शॉर्ट वर्किंग मे बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द रिकूपमेंट इफ द आउटपुट फॉल्स बिलो 40,000 टन इन एनी ईयर। किसी साल में अगर प्रोडक्शन 40,000 से कम होता है तो उस ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग होगी ना उसको उसी ईयर में लैप्स कर देना है, उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। जैसे फर्स्ट ईयर देखो, इसमें फर्स्ट ईयर में कितना आउटपुट है आपका, 32,000 टन है, तो ये तो 40,000 टन से आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो फर्स्ट ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग आएगी उसको फर्स्ट ईयर में ही लैप्स कर देना है, कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना। क्योंकि सेकंड कंडीशन है कि जिस भी ईयर में आउटपुट 40,000 से नीचे रहता है उस ईयर में जो भी शॉर्ट वर्किंग आएगी उसको कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। जब कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते तो फिर उसका करेंगे क्या, लैप्स करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में ही लैप्स हो जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं? ओके सर। राइट, तो ये करना जरूरी है। 2018 का सिर्फ दिसंबर वाला ही करना है। हाँ बिल्कुल, वही ओके। एक मैंने बोला 2016 वाला, और उसके बाद 17 में इसका क्वेश्चन नहीं आया था शायद। हाँ, जून 16 के बाद 17 में इसका क्वेश्चन ही नहीं आया पेपर में, या छोटा मोटा शायद 1 मार्क या 2 मार्क वाला क्वेश्चन आया होगा। फिर सीधे 18 में आया ये। 19 वाला अभी हमने किया है, ठीक है। मेरे पास जो स्कैनर है इसमें केवल 2018 तक के क्वेश्चन है, 19 वाला अभी किया है हमने। और 2016 से पहले वाले भी करने चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। लेकिन मिनिमम अगर बेसिकली मतलब कि आपके लिए मतलब रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये चाहते हो कि बाकी पेपर भी जैसे कॉस्टिंग है, लॉ है और टैक्स है उसको भी आप पूरा पूरा टाइम दें, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप स्कैनर से पहले 2016 और उसके आगे वाले क्वेश्चन करें। अगर बाद में टाइम मिलेगा तो 2016 के पहले वाले क्वेश्चन कर सकते हो कॉस्टिंग में, लेकिन 2016 वाले ही करना, 2016 से पहले वाले मत करना। रीजन है उसका, क्योंकि पहले जो कॉस्टिंग अभी हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पढ़ रहे हैं 2012 के सिलेबस में वो पूरी कॉस्टिंग ग्रुप वन में थी। अब क्या है, कुछ टॉपिक ग्रुप 1 वाले ग्रुप 2 में चले गए हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग आधा आधा हो गया। तो कई बार 2016 से पहले का अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग का या कॉस्टिंग के किसी भी चैप्टर का पेपर अगर आप लेते हो उठाते हो तो उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो अब सेकंड वाले ग्रुप में, पर वो 2012 वाले सिलेबस में ग्रुप 1 के पेपर में भी है। सर मतलब सर ग्रुप 2 का भी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। मैंने ये बोला कि 2012 का आपका सिलेबस था, उसमें पूरी कॉस्टिंग जो अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हम पढ़ रहे हैं आधी आधी ना, वो पूरी की पूरी पहले ग्रुप वन में ही थी। तो पूरी की पूरी ग्रुप 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 जो बनती उसमें ही थी। तो 2012 से 2015 तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अब ग्रुप 1 में पढ़ाए नहीं जाते, वो ग्रुप 2 में पढ़ते हैं। तो अगर आप कॉस्टिंग के स्कैनर में 2016 से पहले का क्वेश्चन करोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा जिसका कंसेप्ट अभी ग्रुप 1 में नहीं है, फिर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, फिर आपके मन में डाउट आएगा कि यार मुझसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं हो रहे। इसलिए कॉस्टिंग में है तो आप 2016 के और उसके बाद वाले क्वेश्चन करना, उससे पहले वाले मत करना, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर है बजट, बजट आपको ग्रुप 1 से भी करना है और ग्रुप 2 की भी बुक से करना है, राइट। बाकी इसके अलावा कोई चैप्टर ग्रुप 2 से आपको कॉस्टिंग में नहीं लेंगे, ठीक है सुजल।
ओके सर, ओके। राइट। बाकी आप चाहो तो ये 2016 से पहले वाले भी कर सकते हो, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है 16 और उसके बाद वाले पहले करने। राइट। चलो आज के लिए इतना ही, और कल कॉस्टिंग कराएंगे, फिर परसों को फिनिश कर देंगे रॉयल्टी। गुड बाय।